इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकाला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तो तरीका है बायो-सैवर्ट लॉ और दूसरा तरीका है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आते हैं बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक पे, मतलब इतना अलग कि इस टॉपिक को पहले पढ़ लो और जो हमने पढ़ा उसे बाद में पढ़ लो, मतलब रिलेटेड ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है कोई। इसको पहले भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में तो वैसे भी पहले ही दिया हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक है, और ज्यादा इजी कौन सा है, ये। ठीक है, इसमें तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, ये एक नए फिनोमिना पे बेस्ड है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता, और वो ये कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पे फोर्स लगती है। हम इस पे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों लगती है, हम कह रहे हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन की जो फोर्स है या रिपल्शन की जो फोर्स है वो कूलम लॉ से निकाली जाती है। तो वहां से चैप्टर शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर। अब तुम पूछो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि करते हैं। सिमिलरली ये टॉपिक स्टार्ट होता है एक बड़ी बेसिक सी चीज से कि जब एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। क्यों लगती है नहीं, ऑब्जर्वेशन है कि लगती है। हम स्टार्ट यहां से करेंगे और उससे निकालेंगे बाकी चीजें, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें। तो देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी ले लो, इसकी ये डायरेक्शन है। पहले समझ लो, इसमें एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, इसका चार्ज है क्यू, इसका एंगल है थीटा, एक कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v। समझ गए, चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v, चार्ज क्या है q, एंगल क्या है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है v। सिचुएशन समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड है, मनवीर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या लिया हमने, q, और वो ऐसे जा रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे एंगल बना रही है, थीटा। तो हमने ऐसा देखा कि उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है when a charge particle moves in a magnetic field with some velocity at an angle theta with field, then a force acts on the particle which is given by, ठीक है। तो फोर्स लगती है पार्टिकल पे, वो फोर्स डिपेंड करती है किन किन फैक्टर्स पे, वो फोर्स डिपेंड करती है पार्टिकल के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। नंबर 2, V
वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। नंबर 3, थोड़ा गैप करके लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे क्लियरली। नंबर 3 बी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वेलोसिटी फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। नंबर 4 साइन थीटा, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? साइन थीटा के। थीटा एंगल है वी और बी के बीच का। देयरफॉर अगर तुम इन चारों को कंबाइन कर दो तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। v प्रोपोर्शनल टू क्या f प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के लिए उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो सीधा हमारा ये फॉर्मूला बन गया। सेकंड पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से शुरू होंगे। ये मेन इक्वेशन है सेकंड पार्ट के लिए, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियरली पता होना चाहिए कि ये फोर्स किस सिचुएशन में लगाना है फॉर्मूला। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। और बिकॉज ये है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और साथ में साइन थीटा आ रहा है, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है? एफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ V इज द क्रॉस प्रोडक्ट, F इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, सो F इज परपेंडिकुलर टू both V and B. F is perpendicular to both V and B. जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो तीसरा वेक्टर जो होता है V क्रॉस बी F है, तो F जो है वो दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन क्या होगी? देखो A क्रॉस बी सी होता है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? राइट हैंड की फिंगर्स को, अगर हम कह रहे हैं कि जो F है वो V क्रॉस बी है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को V पे रखो और B की तरफ घुमाओ। राइट हैंड की फिंगर्स को V पे रखा, B की तरफ घुमाया, V पे रखा, B की तरफ घुमाया, तो थंब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ, अंदर इनटू द प्लेन। तो इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है ऐसे अंदर की तरफ। नॉर्मल जो देखो जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने उसको निकाल लेना है। राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाना है और थंब की डायरेक्शन से जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। बट यहां पर एक और तरीका भी है डायरेक्शन निकालने का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एक तो ये तरीका हो गया, ये तो है ही, ये तो जनरल लॉ है कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो। लेकिन एक है फ्लेमिंग्स, वी कैन ऑल्सो फाइंड Fleming's left hand rule. We can also use Fleming's left hand rule to find the direction of F.
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, किसको? फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। सोना नहीं है, स्ट्रेच करना है। फिर कुछ नहीं करना, घर जाओ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे, तो तुमने प्लेस करना है फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सेंट्रल फिंगर को करंट की तरफ, बट करंट तो यहां कहीं है ही नहीं। तो करंट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हां, और थंब से मिलेगी उस पे फोर्स की डायरेक्शन। करके दिखाता हूं, लेकिन हर सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं, जैसे यहां पर नहीं है। तो तुमने ये कौन सा लेना है? ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। हम, क्योंकि हमें जो सिचुएशन देंगे उसमें ये परपेंडिकुलर ही होते हैं। वो तो मैंने डायग्राम बनाया इसलिए मैं क्लैरिफाई कर। देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये, इस वेलोसिटी के अगर तुम दो कंपोनेंट करोगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो हमने जो इसको रखना है वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की तरफ रखना है। तो देखो थंब किधर आया? अंदर की तरफ। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख देता हूं। कोई हमसे, हम छोटी क्लास में नहीं है कि हमसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन पूछने बैठ जाएगा। सो थंब को और फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को कैसे रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे रखना है इनको? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो थंब से क्या मिलेगा? फोर्स, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, सेंट्रल फिंगर करंट। लेकिन करंट में स्पेसिफाई कर लो, यहां पे करंट तो है नहीं, तो करंट में स्पेसिफाई कर देते हैं कि करंट से हमारा यहां पे मतलब है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वी फॉर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव हो तो उल्टी डायरेक्शन में। समझ आ गया? नहीं तो अपना क्रॉस प्रोडक्ट तो है ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला। इस पे हमको फोकस करना है, ये F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और क्लियरली पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये किस सिचुएशन में यूज हो रहा है? जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, उस फोर्स को निकालने का ये फॉर्मूला है। बढ़े आगे। हो गया? तो F इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो B क्या हुआ? ये ना फॉर्मूला काम आता है, B इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। B को डिफाइन करना हो, B की डायमेंशंस निकालनी हो, B की यूनिट तो टेस्ला होती है, बट टेस्ला का बाकी यूनिट से रिलेशन निकालना हो, यही काम आता है फॉर्मूला। सबसे आसान फॉर्मूला यही है, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनकी हमें डायमेंशंस वगैरह पता होती हैं। अब ऐसे तो तुम बायो-सावर्ट लॉ का कोई फॉर्मूला उठा के B पुट करो तो कहीं पे म्यू नॉट आ रहा होगा, और तुम म्यू नॉट की भूल गए डायमेंशन, क्योंकि म्यू नॉट की तो खुद B से निकली है। तो जब B की ही तुम्हें याद नहीं आ रही एग्जाम में, तो म्यू नॉट वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाओगे ना। और डायमेंशंस इतनी ज्यादा सबकी सेम है कि मुश्किल है।
याद रख पानी अलग अलग। तो हम निकालते हैं, जब भी बी की डायमेंशन निकालनी हो इससे निकालते हैं, निकाल के देखते क्या आती है। ये आएगी, फोर्स की डायमेंशन रख दी ऊपर, MLT -2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन रख दी यहां AT, वेलोसिटी LT -1, T से ये कट गया, L से L कट गया, MA -1 T -2। डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड 1 टेस्ला का मतलब क्या है जरा देखो, डिफाइन 1 टेस्ला। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्ट बता दिया तुमको कि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वो टेस्ला है, लेकिन उस पर हमने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो टेस्ला है वो इन सब पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला उठाऊं और मैं ले लूं कि F जो है वो 1 न्यूटन है, Q जो है वो 1 कूलम है, V जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 1। तो फिर जाके B भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 टेस्ला का मतलब क्या है, ऐसे आइडिया लगेगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का। 1 टेस्ला का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला तब बोलेंगे जब उसमें एक चार्ज 1 कूलम का, किसी रीजन में एक 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले और उस पर फोर्स कितनी लगे 1 न्यूटन, तो समझ जाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड B is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 मीटर पर सेकंड perpendicular to field experiences a force of, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी मैंने, a force of 1 Newton in it. B is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to field experiences a force of 1 Newton in it. So that is called 1 Tesla, है ना। आइडिया होना चाहिए हमको, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे चीजों को। कि जैसे अगर हमको दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, तो हमें अगर मैं तुमको बोलूं कि एक चीज इमेजिन करो जिसका मास है 50 kg, तो तुम्हें दिमाग में आ जाता है, तुम फील कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो कि 50 kg मतलब क्या। ऐसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की स्ट्रेंथ क्या है, 1 टेस्ला की वो स्ट्रेंथ है कि अगर उसमें 1 कूलम का चार्ज, विच इज अ वेरी बिग वैल्यू, 1 कूलम कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता है, 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हो, तो उसे 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी अगर वो फील्ड 1 टेस्ला की होगी तो। और 1 न्यूटन फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन का मतलब है कि अगर वो बॉडी 1 kg की हो तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये ज्यादा फोर्स है, छोटी मोटी फोर्स नहीं।
और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ में आया? तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। स्पेशल केसेस अगर चार्ज है 1 कूलम, सॉरी, स्पेशल केसेस अगर वेलोसिटी है 0 यानी चार्ज रेस्ट पे है, if velocity is 0 that is charge is at rest then F is 0। अब ये एक अलग रिजल्ट है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने चार्ज को जस्ट लाके रख भी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुमने चार्ज को जस्ट रख दिया तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यहां तुमने पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को लाके रखा वो इधर चल देगा, पॉजिटिव चार्ज चल देगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर क्या है कि उसमें सिर्फ रख दो तो भी वो लगाती है फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड का भी यही बिहेवियर है। देखो मैं सिर्फ रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को तो भी फोर्स लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा इसका बिहेवियर डिफरेंट है। यहां पे चार्ज पहले से चलता हुआ होगा तो फोर्स लगेगी, अगर रेस्ट पे होगा तो नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो फिर फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो तब भी लगेगी, चल रहा हो तब भी लगेगी। यहां पे सिर्फ तभी लगेगी अगर पहले से चल रहा हो तो, नहीं तो नहीं लगेगी। नंबर 2, Q 0 हो तो भी फोर्स 0 है। न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में। न्यूट्रल पार्टिकल, a neutral particle does not experience any force in magnetic field। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तो साइन थीटा क्या होगा? 0। थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है? 0। तो यहां पे हमें एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा हो या एंटी पैरेलल जा रहा हो, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स नहीं लगेगी। रेस्ट पे होगा तो लगेगी नहीं, लेकिन मूव कर रहा होगा और पैरेलल ही मूव कर रहा होगा या एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा तो भी नहीं लगेगी। सो F0 that is no force acts on a particle moving parallel or anti-parallel to the direction of
मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? सो एक चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। और सोचो यहां पर अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करे, ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करे, तो उस पर फोर्स किधर लगेगी? सोचो, राइट लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ऐसे अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर इधर लगेगी ना, इधर, तो ये घूम जाएगा। देखो इस पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगी, तो ये ऐसे एंटर करेगा तो उधर घूम जाएगा, लेकिन जब वो उधर घूमेगा तो भी फोर्स उधर लगेगी, तो वो और उधर घूम जाएगा, और घूमेगा तो तब भी लेफ्ट में ही लगेगी, और घूम जाएगा, यानी उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। समझ आया? देखो यहां पे देखो, इस पे फोर्स कैसे लगेगी? लेफ्ट। जैसे ही ऐसे एंटर हुआ, इस पे ऐसे फोर्स लगी, तो ये उधर मुड़ जाएगा, एकदम से 90 डिग्री पे थोड़ी मुड़ जाएगा, मोमेंटम भी तो होगा इसका, है ना? लेकिन अगर ये ऐसे मुड़ गया, अगर ये ऐसे मुड़ गया, अब किधर लगी फोर्स? अभी भी तो ऐसे ही लग रही है। अब ये देखो, बी तो ऐसे ही रहेगा अंदर की तरफ, बट ये वी है ना, ये मुड़ गया ना, तो फोर्स, है ना, तो ऐसे इधर, और फिर से इस पे फोर्स इधर, तो क्या होगा? फिर मुड़ जाएगा, ऐसे आ गया, फिर इधर, तो कॉन्टिन्यूअसली ये लेफ्ट में ही मुड़ता रहेगा, तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कब होता है सर्कुलर मोशन, वो तो तभी होता है ना जब लगातार फोर्स परपेंडिकुलर लग रही हो, कॉन्टिन्यूअसली फोर्स परपेंडिकुलर लग रही हो तो पाथ सर्कुलर होता है। अगर फोर्स कॉन्टिन्यूअसली परपेंडिकुलर लग रही हो तो पाथ सर्कुलर होता है, और इस पे लग रही है, क्योंकि यहां पे तो फोर्स लगातार परपेंडिकुलर लग रही, तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कब? जब, अब ये फाइनल स्टेटमेंट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। यानी कि अगर ये पार्टिकल का चार्ज है Q, मास है m, मैग्नेटिक फील्ड है B, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी Q V B sin 90, एंड यही फोर्स इसको प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, तो हमें इस पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने हैं और उनके फॉर्मूले याद करने हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा?
ये स्पेशल केस है जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है और घूमने लगता है। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है और घूमने लगता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां से निकालो। क्यू बी क्यू इक्वल टू, वी से वी कटा था ना, यहां से तुमको इक्वेशन मिल जाएगी, जो मर्जी निकाल लो। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वी, तो बी क्यू आर अपॉन एम, बी क्यू आर अपॉन एम, रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ आर क्या आएगा, एम वी अपॉन बी क्यू। और हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन का, time period, time taken to complete one revolution, time period is distance upon speed, time period is distance upon speed, 2 pi r by v, v bq r by m, r से r कट गया, t is 2 pi m upon bq। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये टाइम जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। रेडियस जो है पाथ का उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के मास पे, पार्टिकल के चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, और ये तीनों ही चीजें कांस्टेंट हैं। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और पार्टिकल का जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही होगा, पार्टिकल का जो मास है वो तो कांस्टेंट ही होगा, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट। यानी एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल चाहे छोटे रेडियस के पाथ में घूमे चाहे बड़े रेडियस के पाथ में घूमे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। मतलब वो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम क्या लेगा, सेम। यानी छोटा पाथ घूमेगा तो स्लो होगा और बड़े पाथ में वो फास्ट होगा। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, दैट इज बी क्यू बाय 2 पाई एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ, तो 2 पाई इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या आई थी, बी क्यू बाय 2 पाई एम। बी क्यू बाय एम। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर।
m से m कट गया, b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। ये इसके सारे पैरामीटर्स हैं, इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने हैं।